हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। जैसा आप सभी को पता ही है कि ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी, उसने वन दरोगा भर्ती परीक्षा निकाली हुई है। तो उसका सिलेबस ये लोग कुछ दिन पहले पब्लिश कर चुके हैं। और उस सब सिलेबस को लेके कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, किस तरह से मार्किंग होनी है, इस सब का हम एक डिटेल्ड वीडियो ही दे चुके हैं आपको। और उसी वीडियो में हमने बताया भी था कि हम इसका सिलेबस जो है, कोर्स जो है वो पूरा लॉन्च करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो वही कोर्स। और आज हम अपने वीडियो में जो पहला टॉपिक है सिलेबस का, राष्ट्रीय वन नीति। तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले वही राष्ट्रीय वन नीति जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय वन नीति पे। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है, तो पहले तो इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि वनों के लिए आजादी से पहले भी कुछ काम किए गए हैं, कुछ आजादी के बाद किए गए हैं काम। उसके बाद तो इस तरह से पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि आजादी से पहले क्या क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। पहले वो देख लीजिए आप ब्रीफ में। पहले तो हम देखेंगे कि आजादी के पहले क्या क्या कार्य हुए, जिसमें 1865 और 1878 में वन अधिनियम बनाए गए हैं। 1894 में पहली वन नीति बनाई गई है। उसके बाद आजादी के बाद 4 बार वन नीतियां बनाई गई हैं, 1952 में, 1988 में, 2016 में, 2018 में। अभी ये बाद में हम सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो 1852 की जो राष्ट्रीय वन नीति है 1952 की, उसमें वनों का जो है वो क्लासिफिकेशन किया है। जो क्लासिफिकेशन 4 तरह से: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम्य वन, वृक्ष वन। तो ये सारे क्या वन होते हैं, किसको ग्राम्य वन बोलते हैं, किसको राष्ट्रीय वन बोलते हैं, ये भी सारा कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी में सामाजिक वानिकी भी बताया गया है वन नीति में। तो सामाजिक वानिकी भी हम लोग देखेंगे। सामाजिक वानिकी के 3 पार्ट हैं: कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी और सामाजिक वानिकी। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद वनों से संबंधित जो संगठन है, हम संगठन डिस्कस करेंगे। वन महोत्सव डिस्कस करेंगे, वन आयोग डिस्कस करेंगे, फॉरेस्ट कमीशन जो है, हरियाली रिपोर्ट है वो डिस्कस करेंगे, और वन स्थिति रिपोर्ट होता है, फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट होती है। इन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि आजादी के पहले जो है वनों के रिगार्डिंग अंग्रेजों द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे। तो आजादी से पहले देख लेते हैं। सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने वनों के संरक्षण हेतु कुछ नियम बनाए थे। 1855 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है वनों के संरक्षण हेतु कुछ नियम बनाए थे। उसके बाद वानिकी चार्टर बनाया गया, भारतीय वानिकी चार्टर बनाया गया। इसकी जो सिफारिश की थी वो डॉक्टर क्लेलैंड वन अधीक्षक थे। ठीक है, वन फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जो थे, जो है डॉक्टर क्लेलैंड, उनकी सिफारिशों पे 1855 में ही भारतीय वानिकी चार्टर की घोषणा की। उसके बाद भारत के पहले महावन निरीक्षक जो हैं वो डेट्रिच बैंडिस 1864 में बनाए गए। इनको भारत वानिकी का पिता भी बोला जाता है। ये सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में हो आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय वानिकी का पिता किसको बोला जाता है, तो ये डेट्रिच वेंडिस जो हैं इनको भारत वानिकी का पिता बोला जाता है। ये भारत के पहले महावन निरीक्षक थे। उसके बाद 2 बार वन अधिनियम बनाए गए, एक 1865 में और एक 1878 में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन अधिनियम कब बनाया गया। पहला 1865 में बनाया गया, उसके बाद 1878 में बनाया हुआ है। उसके बाद फिर पहली वन नीति बनाई गई। ठीक है, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी जो बनाई है वो वायसराय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने, लॉर्ड एल्गिन सेकंड 1894 ने, इन्होंने पहली राष्ट्रीय वन नीति बनाई। और इसके तहत सभी प्रांतों में वन विभागों की स्थापना की इन्होंने बात की गई है इस वन नीति में, कि सभी प्रांतों में जो भी उस समय भारत में प्रांत थे उन सभी में एक एक वन विभाग की स्थापना। तो ये हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई, कब किसके द्वारा बनाई गई। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि सभी प्रांतों में वन विभागों की स्थापना की सिफारिश कब की गई, किसके द्वारा की गई, किसके कार्यकाल में की गई। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद देश का अधिकांश वन क्षेत्र जो है राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित आरक्षित वन एवं सुरक्षित तथा संरक्षित क्षेत्र के रूप में सरकार के नियंत्रण में लाया गया। ठीक है, ये लाया गया 1927 में। जो भी वन क्षेत्र थे राज्यों द्वारा नियंत्रित आरक्षित वन, सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्र के रूप में सरकार के नियंत्रण में आ गया 1927 में। ठीक है, ये सारा कुछ जो है आजादी के पहले का डेवलपमेंट है। ठीक, उसके बाद देश आजाद होता है 47 में, और 47 के बाद फिर 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की जाती है। 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड जो है उसकी स्थापना की जाती है।
की जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना कब की जाएगा? 1950। अच्छा, जो अभी आजादी जो इस टाइम तक चल रहा था 1952 में हम लोग, जो भारत सरकार है वो पहली वन नीति लेके आती है। ठीक, तो ये वन नीति के पहले तक क्या चल रहा था कि लकड़ी का जो उपयोग हो रहा था, जो सॉरी वनों का जो उपयोग हो रहा था वो केवल लकड़ी प्रोवाइड करने के लिए हो रहा था। ये समझा जाता था कि वनों का उपयोग केवल इमारती लकड़ी या जलाने वाली लकड़ी, इन सब कार्यों के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। बाकी कृषि को प्राथमिकता दी जा रही थी, क्योंकि उस टाइम खाद्यान्न संकट था, तो कृषि को प्राथमिकता दी जा रही थी। वनों को जो है वो सबऑर्डिनेट माना जाता था। ठीक है, तो इस सब चीजों की प्रॉब्लम, उसके बाद पॉपुलेशन शिफ्ट भी हो रहा था, झूम कृषि भी हो रही थी। झूम कृषि जानते हैं, झूम फार्मिंग जिसको बोलते हैं। झूम फार्मिंग में क्या करते हैं लोग, किसी एक प्लेस में जहां पे जंगल खड़ा होता है, उस सारे जंगल की लकड़ियां काट देते हैं, उस जंगली क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित कर लेते हैं, और जब तक वो कृषि भूमि जो फर्टाइल रहती है तब तक उस पर खेती करते हैं। फर्टाइल जब वो उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है, तो किसी नए क्षेत्र में जाके वहां पे खेत बना लेते हैं और पुराने वाले क्षेत्र को खाली छोड़ देते हैं। तो इस तरह उस टाइम झूम कृषि भी चल रही थी। ये सारी चीजें, घुमंतु जनजातियां, ये बहुत शिफ्ट हो रहा था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से वनों की जो संख्या थी या वनों का जो क्षेत्र था उसमें लगातार कमी आ रही थी। इन सबको ध्यान में भारत सरकार द्वारा 1952 में ये केंद्रीय वन बोर्ड की सिफारिशों पर पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आजाद भारत की पहली वन नीति की घोषणा कब की गई? तो ये 1952 में ये वन नीति घोषित की गई। इस वन नीति के तहत वनों को जो है वो कृषि का मित्र माना गया। ठीक है, कि फॉरेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर के फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये नहीं माना गया कि ये सबऑर्डिनेट है। ठीक है, पहले इनको सबऑर्डिनेट समझा जाता था। और बाकी इन्होंने बताया कि कृषि भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए वन जो है वो अत्यधिक सहायक है। ये इस वन नीति में माना गया। इसके तहत जो लक्ष्य रखा गया वो रखा गया कि देश के संपूर्ण क्षेत्रफल में 1/3 भाग 33.3% में भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार आवश्यक है, जिसमें इन्होंने कहा कि पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र पर और मैदानी भागों में 20% क्षेत्र पर जो है वो वन होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने घोषणा की इसमें। तो पूछा जा सकता है कि भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 पर वन लगाने का या वनों के विस्तार की आवश्यकता किस वन नीति में समझी गई? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1952 की वन नीति। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पर्वतीय भागों में 60% वनों के विस्तार की आवश्यकता या वनों की जो घोषणा है वो किसमें की गई? पहली वन नीति में। मैदानी भागों में 20% क्षेत्र में। उसके अलावा इस वन नीति में क्या किया गया कि वनों को लगाना है, उन्हें सुरक्षित करना है और उनके संबंध में अनुसंधान करना है। ठीक है, पहले तो लगाना है, लगाने के बाद उनको सुरक्षित रखना है और उनके संबंध में अनुसंधान करना है ताकि और अच्छे से डेवलप किया जाए। ठीक है, इनका और अच्छे से उपयोग किया जाए। इसकी जगह इन्होंने बोला, और इसकी इसी वन नीति में हुई कि चारागाहों और लकड़ी के विस्तार पर जोर दिया कि हमें चारागाह क्षेत्र बनाने हैं ताकि पशुओं को इसमें सहायता मिले, और लकड़ी के विस्तार पर जोर दिया कि ताकि जो लकड़ी का उपयोग हो रहा है वो उसके। इसके अलावा नदियों और नहरों के किनारों पर, सड़कों पर, रेल मार्गों पर, कृषि योग्य कचरे पर और अक्रमित क्षेत्रों पर इसने वृक्षों की भूमि का विस्तार करने की सिफारिश किया। बोला गया कि नदियों, नहरों, सड़कों, रेल मार्गों, ठीक है, इन सब जगहों पे आपको क्या करना है? वन लगाने हैं ताकि वन भूमि में विस्तार हो। ठीक है, उसके बाद ये जो है कि खानाबदोश जो लोग हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा चले रहते हैं, स्थायी निवास नहीं करते हैं, और झूमिंग कृषि में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इन लोगों को वहां से, इन लोगों का मार्गदर्शन करके इनको ये झूम कृषि या जो स्थान जो है वो लक्ष्य रखा गया। और इसके अलावा इसने कहा कि वन प्रशासन की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त वन कानून होने पर भी इन्होंने बल दिया कि हमारे पास अधिक जो है वो वन कानून होने चाहिए, जिससे इस वन प्रशासन को प्रभावी तरीके से जो है एस्टेब्लिश किया जा सके। ठीक, ये इस नीति के हम लोग लक्ष्य बताते जा रहे हैं, क्या क्या लक्ष्य रखे गए। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि हमें प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की आवश्यकता है, कर्मचारी हो जिनको वनों के संरक्षण या इन सब चीजों में जो है प्रशिक्षण प्राप्त हो, ऐसे कर्मचारियों की उस पर जोर दिया गया। बाकी इन्होंने बोला कि वनों की कटाई को नियंत्रित किया जाए,
ऐसे ना हो कि अनियंत्रित तरीके से वनों की कटाई कर जाए। उसके बाद इसने लोक कल्याण को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी और ग्रामीणों को लकड़ी तक पहुंच पर बल दिया। उस टाइम पे जो था वो मैक्सिमम जो ग्रामीणों का कार्य जो चल रहा था वो लकड़ी पे ही चल रहा था, तो बोला गया कि ग्रामीणों को लकड़ी तक ज्यादा पहुंच मिल जाए। ठीक है, इसी वन नीति में इन्होंने 1952 वाली वन नीति में वनों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं, एक है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट IFA 1927, ये 1927 में बनाया गया था। ये आपका टॉपिक है, तो जब ये इसी सिलेबस जो है टॉपिक है, तो उस टॉपिक में इसको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आपको पहले बता दें कि जो वनों का वर्गीकरण किया गया था वो इस वन नीति में, इस अधिनियम में किया गया था। लेकिन जो 1952 की वन नीति है उसमें इनके फंक्शनल क्लैरिफिकेशन, इनका कार्यकारी वर्गीकरण किया गया और उस कार्यकारी वर्गीकरण में वनों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। पहला बांटा गया संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दूसरा राष्ट्रीय वन या नेशनल फॉरेस्ट, तीसरा विलेज फॉरेस्ट या ग्रामीण वन, और ट्रीलैंड्स। ठीक है, ये जो है वो वनों का वर्गीकरण 4 तरह से किया गया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1952 की वन नीति में वनों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया। तो 4 प्रकार के वनों में वर्गीकृत किया। चारों के नाम है संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्रामीण वन और इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि किनको हम राष्ट्रीय वन बोलते हैं, किनको संरक्षित वन बोलते हैं। तो पहले देखते हैं संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इनका इंग्लिश और हिंदी नाम दोनों आप लोग याद रखिएगा, पर इंग्लिश नेम को ही हिंदी में लिख दिया जाता है। संरक्षित वन नहीं लिखा होगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ही आपको हिंदी में लिख दिया जाए। संरक्षित वन जो है वो क्या है, राष्ट्र की भौतिक या फिजिकल और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल जो नीड्स है, आवश्यकता है, उनके लिए ये आवश्यक है। ठीक है, माना गया कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो राष्ट्र की भौतिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है। इनकी मौजूदगी जो है वो अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों में, नदी घाटियों में और तटीय भागों में है। ठीक है, कोस्टल एरियाज में, रिवर वैलीज में और हिल एरियाज में। ठीक है, इन वनों को न केवल सरकार की ओर से सुरक्षा प्रदान की गई है, वरन जहां कहीं इनमें कमी आई है वहां सुधार के लिए वृक्षारोपण भी किया जाता है। सरकार का लक्ष्य रहता है कि एक तो ये प्रोटेक्टेड रहें, और अगर किसी कारण से इनके क्षेत्रफल में कमी आई रही है तो इंटेंसिव फॉरेस्ट्रेशन किया जाता है, वहां पे वृक्षारोपण किया जाता है, ताकि इनकी जो क्षेत्र में जो है वो कमी ना आए, क्योंकि ये राज्य की राष्ट्र की पर्यावरणीय आवश्यकताओं के लिए पर्यावरणीय बैलेंस जो है उसको बनाए रखने में ये बहुत सहायक होते हैं। तो ये जो है वो संरक्षित वन हो गए। उसके बाद दूसरा आता है राष्ट्रीय वन, नेशनल फॉरेस्ट। ठीक है, इनका जो महत्व है वो है देश की सुरक्षा, यातायात, उद्योग तथा सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन वनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये देश की सुरक्षा के लिए, यातायात के लिए, उद्योग, इन सब आवश्यकताओं के लिए जो है कच्चे माल प्रदान करते हैं या उनसे रिलेटेड चीजों के लिए ये सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे वनों में इमारती कास्ट या इमारती लकड़ी, जिनका कार्य जो है वो इमारती सामान बनाने में, लाइक फर्नीचर है, घर बनाने में, इन सब चीजों में है। तो इन वनों में इमारती कास्ट की खेती और अविचारपूर्ण दोहन आदि पर रोक है। ठीक है, इनमें एक तो इमारती लकड़ी नहीं लगाते हैं, और अविचारपूर्ण मतलब ऐसा नहीं है कि बस कोई गया और वनों को काट लिया। ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, जब आपको परमिशन मिलेगी तभी वहां से लकड़ी वगैरह आप काट सकते हैं। इसके अलावा ये क्या है, देश की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में रेखांकित किया गया है। ये आत्मनिर्भरता के लिए कि देश में अपने उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में लकड़ी हो। ठीक है, इसको सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय वन जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लोग चलते हैं, तीसरा है ग्राम्य वन। ठीक है, ग्राम्य वन देख लेते हैं कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। ग्राम्य वन जो है, विलेज फॉरेस्ट जो है, इनका महत्व जो है गांवों और गांव के निकटवर्ती जो नगर हैं उनके लिए सस्ते ईंधन की उपलब्धि कराना। लकड़ी जो है, लकड़ी से जो बुरादा मिलता है, कोयला मिलता है, उन सबका उपयोग जो है ईंधन के रूप में करते हैं। तो इन जो विलेज फॉरेस्ट है उनका यही महत्व है कि ये गांव में और निकटवर्ती नगरों में सस्ते ईंधन की उपलब्धि कराएंगे, जिससे गोबर के कंडे वगैरह जो ये होते हैं, गोबर जो गाय या भैंस से मिलता है गोबर, उससे जो उपले या कंडे बनाए जाते हैं उनका जो है ईंधन के रूप में उपयोग ना हो। ठीक है, ताकि जब उनका गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं होगा तो उसका उपयोग जो है खेत में खाद्य के रूप में उपयोग किया जा सके, ताकि खेतों की, कृषि क्षेत्रों की उर्वरा शक्ति जो है बनी रहे, बढ़ती रहे। ठीक है, इसलिए उस गोबर का उपयोग करें। तो जो ग्राम्य वन है उसके जगह पे सस्ते ईंधन के लिए लकड़ी, कोयला ये सब
प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, साथ ही इन वनों से कृषि यंत्रों और अन्य ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए सीमित मात्रा में लकड़ी ग्राम वालों को मिलती है। कृषि यंत्र जैसे पहले हल चलते थे, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे कृषि यंत्र थे जो पहले थे, अब तो हालांकि नहीं होते हैं, बट पहले होते थे कई जगह अभी भी जहाँ पे विकास बहुत अधिक नहीं है, कृषि जो आय जो है वो बहुत नहीं है, वहां पे भी अभी ये थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। तो ये ग्राम्य वन उन सब चीजों की को प्रोवाइड करने में सहायता करते थे। उसके बाद चौथा है लास्ट, वृक्ष वन या ट्री लैंड्स, इनको बोलते हैं ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, वनों के बाहर पेड़। ठीक है, इन वनों का विकास जो है देश की भौतिक आवश्यकताओं के लिए किया जाना है। इन्हें रोपित वन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको खुद से लगाया जा रहा है, रोपित वन है इनको। इन्हें पूर्व वन्य क्षेत्रों, पड़ती व बंजर भूमि तथा खाली पड़ी भूमि में लगाया जाता है। ठीक है, पड़ती भूमि जिसपे खेती नहीं होती है, बंजर भूमि जहां पे पैदा नहीं होता है, खाली पड़ी भूमि है, इन सब भूमियों पे ये वन लगाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के वृक्ष भूमि देश और उसके नागरिकों के समस्त स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा खाद्य सामग्री भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये देश के नागरिकों के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में इस तरह से 4 तरह से वनों को वर्गीकृत किया। ये 4 आपने देख लिए हैं। इनका क्या आवश्यकता है, क्या इनका उद्देश्य, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 4 कौन कौन से हैं, या कई बार 4 नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन शामिल नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको वहां से मिल सकता है। तो ये सारा हो गया वनों के वर्गीकरण के बारे में, जो 1952 की वन नीति में है। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1988। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों, ठीक है, वन नीति की जरूरत क्यों पड़ी। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकीकरण है, बहुत तेजी से चल रहा था। भारत में बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे थे, जूमिंग कृषि तो हमने आपको बताई है, वो सब चल ही रहा था। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से जो सरकार ने लक्ष्य रखे थे कि हमें 1/3 क्षेत्रफल पे वन चाहिए, वो लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे कन्वेंशन हुए, बहुत सारे नए अधिनियम पारित किए गए, जैसे रामसर कन्वेंशन है 1972 में आर्द्र भूमियों के लिए, मार्पोल कन्वेंशन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये आपका टॉपिक ही 1972 का, ये टॉपिक उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जल अधिनियम है 1974 का, वायु अधिनियम है 1981 का, उसके बाद से वन संरक्षण अधिनियम है 1980 का, ये फिर से टॉपिक है, आपको फिर से डिस्कस करेंगे। उसके बाद से पर्यावरण ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये सारे अलावा जो है वनों पे जो है जलाऊ लकड़ी के तौर पे वनों का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा था। ठीक है, इमारती लकड़ी के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। ठीक, तो ये सब चीजें लगातार चल रही थी। इन सब डेवलपमेंट्स होने की वजह से सरकार को जरूरत फील हुई कि हमें एक नई वन नीति लाने की आवश्यकता है, और इसी पृष्ठभूमि में सरकार जो है वो 1988 में नई वन नीति लेके आती है। ठीक है, उसको दूसरी बार लेके आती है 1988 में। इस वन नीति में फिर से वही जो 33% भाग को करने का लक्ष्य जो है वो एज इट इज रखा गया। ठीक, उसके अलावा इसके बहुत सारे प्रावधान थे। उसमें क्या है, पारिस्थितिकी संतुलन का संरक्षण और पुनर्स्थापना। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है उसको संरक्षित करने हैं, और जो जहां जहां कम हो गया है उसको दोबारा से स्थापित करना है, ताकि पर्यावरण संतुलन को बनाया रखा जा सके। ठीक है, वनस्पतियों और जीवों की विशाल विविधता के साथ शेष प्राकृतिक वनों को संरक्षित करके देश की प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना है। लक्ष्य रखा गया कि अब जो बचे प्राकृतिक वन है, ठीक है, और उनमें जो जैव विविधता है वनस्पतियों की और जीवों की, उनको संरक्षित रखना है, ताकि देश की प्राकृतिक विरासत का संरक्षण किया जा सके। उसके अलावा वनों को जो है, वनों को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करना है। अच्छा, वन है तो वहां पे वनस्पति भी होंगे, जीव जंतु भी होंगे, तो वनों को इन वनस्पतियों और जीव जंतुओं के साथ राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद बोला गया कि व्यापक पैमाने पर वनारोपण अभियान तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए। ये कार्यक्रम की घोषणा की गई, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की, और वनारोपण अभियान चला गया व्यापक रूप में कि बहुत इंटेंसिवली हमें फिर से फॉरेस्ट्रेशन करना है, वन लगाने हैं, ताकि वन क्षेत्र जो है बढ़ाया जा सके। ठीक, उसके बाद बाढ़ वगैरह भी आ रही है, बाढ़ है, सूखा है। ठीक है, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम तथा मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण को नियंत्रित किया जाए। मरुस्थलीकरण जो राजस्थान जैसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा समस्या थी, मरुस्थलीकरण की, जमीन जो है वो बंजर होती जा रही थी और मरुस्थल बनती जा रही थी। तो इनको कैसे नियंत्रित किया जाए, बाढ़ पे, सूखा पे कैसे जो है वो
प्राकृतिक आपदाओं को कैसे रोका जाए, इन सब चीजों पे भी कार्य करने का लक्ष्य रखा गया। उसके अलावा नदियों, झीलों और जलाशयों के जल ग्रहण, जो कैचमेंट एरिया होता है, उसमें भूमि कटाव व वनों के विनाश पर नियंत्रण कैसे किया जाए, इसकी बात की गई। ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन की लकड़ी, चारा तथा अन्य वन उपज आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कदम उठाने की बात की गई। फिर उसके बाद नेशनल जो इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय जो नीड्स है, नेशनल नीड्स है, उनकी पूर्ति हेतु वन उत्पादों में वृद्धि करना और वनों की उत्पादकता बढ़ाना, ये लक्ष्य रखा गया। वनों के कुशल उपयोग और लकड़ी के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करना और विकल्प खोजना। बात की यूज कर रहे हैं पहले, तो उसका ऑप्टिमम यूज किया जाए, कितना अधिक से अधिक उसका यूज किया जाए, इष्टतम उपयोग किया जाए, लकड़ी का विकल्प भी खोजा जाए। जैसे इसी टाइम पे पहले रेलवे में, ट्रेनों में, ट्रेन की पटरियां बिछाने के लिए लकड़ी के स्लीपर यूज होते थे, पटरियों को लकड़ी के स्लीपर से बांधा जाता था, अब वो सीमेंटेड होने लगे हैं, तो इस तरह के विकल्प खोजने की बात हुई, ठीक है, ताकि लकड़ी पर निर्भरता जो है वो कम की जाए। उसके अलावा इनमें बोला जाएगा कि ये जो सारे उद्देश्य हैं, इनकी पूर्ति के लिए और वनों पर जो है वो दबाव कम करने के लिए आम जनता, जिसमें विशेषतया महिलाओं का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना है, ठीक है, ये इस उद्देश्य में महिलाओं के अधिकतम सहयोग प्राप्त करने पर भी इस वन नीति में बल दिया गया। तो ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि महिलाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित करने की बात किस वन नीति में की गई, तो 1988 की वन नीति में ये भागीदारी की बात की गई, ठीक है। तो ये सारी जो है वो 1986 के वन नीति में बात आई, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया है, ठीक। उसके बाद से ये इसी के लक्ष्यों के पूर्ति के लिए आप लोग देखेंगे ना, अगर हाईवेज कोई देखने को मिल जाए जो बेसिकली 2 लेन्स हैं, उनमें दोनों तरफ आपको पेड़ लगे मिलेंगे, बहुत पुराने पुराने से, तो वो इसी वन नीति के तहत ये पेड़ वगैरह लगाए गए थे, ठीक है। उसी के बाद इसी टाइम पे जो सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है, तो एलपीजी, सोलर एनर्जी, ठीक है, जो फ्यूल एफिशिएंट चूल्हे हैं, ठीक है, उन सब की भी इसी टाइम पे बात की गई, ठीक। उसके बाद से जो इंडस्ट्रीज को कंसेशन दिया जाता था लकड़ी के लिए, तो वो उन सब चीजों की बात हुई, ठीक। तो ये सारा इस वन नीति के तहत 2016 की 1988 की वन नीति के तहत किया गया, ठीक। ये सारा कुछ चल रहा था। उसके बाद सरकार को पुनः नई वन नीति की आवश्यकता हुई, जो परिवर्तन हुए उन सबको देखते हुए 2016 में एक फिर से ड्राफ्ट इश्यू किया भारत सरकार ने, 24 जून 2016 को जनता के सामने प्रकट किया, ठीक। इस वन नीति में बहुत ज्यादा तो फैक्ट नहीं है, इसमें तो वही है कि 1/3 वन क्षेत्र का लक्ष्य तो यथावत रखा गया, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जो 2/3 क्षेत्र पर वनों की बाध्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 क्षेत्रफल पे वन क्षेत्रों की बाध्यता किस वन नीति में समाप्त की गई, तो ये 2016 की वन नीति में समाप्त की गई। इसके अलावा नागरिकों पर एक नया ग्रीन टैक्स, हरित कर का आरोपण किए जाने का सुझाव दिया गया। इको टूरिज्म को विकसित करने की बात की गई। उसके बाद वनों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तकनीकी के प्रयोग की बात की गई। इसी में वुड इज गुड नीति अपनाई गई कि लकड़ी का जो है अच्छा विकल्प आपको ढूंढना है, ठीक है, ये नीति अपनाई गई। और उसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य स्तर के बोर्डों द्वारा वन संबंधी प्रबंधन, ठीक है, ये सब इस राष्ट्रीय नीति में। तो इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो हरित कर, एक तो पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 क्षेत्र पर बाध्यता, इको टूरिज्म और वुड इज गुड नीति। ये हो सकता है आपसे स्ट्रेट क्वेश्चंस आ जाएं कि पूछा जाए कि ये सब योजना किस वन नीति के तहत आई थी, तो ये 2016 वन नीति के तहत आई थी, ये ड्राफ्ट नीति थी। उसके बाद सरकार फिर से 2018 में एक नई वन नीति लेके आती है, ठीक है। ये वन नीति जो है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसका मसौदा जो है वो मार्च 2018 में जारी किया गया। पुरानी नीतियों में जो खामियां रह गई थी और वर्तमान जो डेवलपमेंट्स हुए थे, उन सब के परिप्रेक्ष्य में नए प्रावधानों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ये नई वन नीति 2018 में तैयारी की गई। उसके अलावा बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं भी, अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य हैं जो पर्यावरण प्रदूषण को लेके, कार्बन एमिशन को लेके, उन सब को लेके जो लक्ष्य रखे गए हैं, उन सब प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, उसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, मानव वन्य जीव संघर्ष, ठीक है, जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जल संकट में तेजी, ये सब चीजें जो है, बढ़ते वायु और जल प्रदूषण, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 2018 में ड्राफ्ट इसका पब्लिश किया गया, ठीक है। इसके जो जारी करने के कारण थे, उस कारणों को देख लेते हैं। वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों की पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी और आजीविका संबंधी सुरक्षा के संरक्षण हेतु, मतलब ये तो बोला गया कि जो वर्तमान पीढ़ी है, जो आजकल की पीढ़ियां हैं,
उनकी तो सभी आवश्यकताएं पूरी हो ही, लेकिन हमें ऐसी नीति की आवश्यकता है जिससे आने वाली पीढ़ियों की भी जो है वो जरूरतें पूरी हो जाए। इस तरह से वनों का, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। उसके अलावा पारिस्थितिकी सुरक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के कुल भू क्षेत्र में कम से कम 1/3 भाग पर वन और वृक्ष छाजन की आवश्यकता है। बोला गया कि सुरक्षा के लिए, जो पारिस्थितिकी सुरक्षा है उसके लिए 1/3 भाग पर वन और वृक्ष होने ही चाहिए। उसके अलावा वन उत्पाद जैसे जलावन, लकड़ी, चारा, बांस आदि पर निर्भर लोगों की आजीविका जो है सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए वनों के प्रभावी संरक्षण की आवश्यकता भी महसूस की गई। बहुत सारी वो जनजातियां हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वन उत्पादों पर ही निर्भर हैं। वहां से लकड़ी लेते हैं, चारा लेते हैं, बांस लेते हैं, ठीक है। तो उन लोगों की जो जीविका भी है वो सुचारू रूप से चलती रहे, इस तरह से वनों का प्रभावी संरक्षण किया जाए। पर्यावरण में जो बदलाव होते रहे थे उन बदलावों को ध्यान में रख दिया जाए। उसके अलावा कांडवन स्थिरीकरण और जैव विविधता में वनों के योगदान अति महत्वपूर्ण है, जो इसके संरक्षण हेतु नीति की महत्वता को दर्शाता है। तो इस तरह से ये इन सब कारणों की वजह से नई नीति जारी की गई। इस नीति के अब लक्ष्य क्या है वो देख लेते हैं। लक्ष्य देख लेते हैं। लक्ष्य तो वही है, पहले तो 1/3 भाग में वन चाहिए, वो तो हो ही गया। उसके बाद दोबारा से बोला गया पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3। जो 2016 में जो बाध्यता खत्म कर दी गई थी, दोबारा इन्होंने फिर से बोला कि हमें 2/3 हिस्से पे वन चाहिए। उसके अलावा एक और नया लक्ष्य बोला गया कि जंगलों के बाहर वनावरण जो है हमें 2 गुना करना है, ठीक है, जस्ट डबल कर देना है। उसके अलावा 2 राष्ट्रीय स्तर के नए निकाय बनाए गए, राष्ट्रीय सामुदायिक वन प्रबंधन मिशन, ठीक है, और राष्ट्रीय वानिकी बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये राष्ट्रीय सामुदायिक वन प्रबंधन मिशन या राष्ट्रीय वन बोर्ड की स्थापना कब क्यों की गई, किसके उसमें की गई, तो वन नीति 18 है उसके तहत की गई। इसके अलावा इस वन नीति में जो है वो वन अधिकार अधिनियम, ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 जो है जैसी नीतियों और कानूनों के बीच ठीक से सामंजस्य बना रहे। ऐसे ना हो कि नीति के जो लक्ष्य हैं या नीति के जो नियम हैं वो इन अधिनियम के प्रोविजंस को जो है वायलेट करे, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो इस तरह से उनके बीच में सामंजस्य हो, इस तरह से नीति का विस्तार किया जाए, ठीक है, ये लक्ष्य रखे गए। उसके अलावा अवक्रमित जो डिग्रेडेड एरियाज हैं जहां पे वन थे लेकिन अब खत्म हो गए हैं, उन वन क्षेत्रों में वनों के वनीकरण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसको PPP बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, उस मॉडल का विकास किया गया कि उस मॉडल से, PPP मॉडल से जो डिग्रेडेड एरियाज हैं वहां पे दोबारा से वनीकरण किया जाए। उसके अलावा वन निगमों और औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक वृक्षारोपण के विकास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। औद्योगिक वृक्षारोपण, जो वैसे वृक्ष जिनका उपयोग जो है, जिनकी लकड़ी का उपयोग, जिनके उत्पादों का उपयोग उद्योगों में किया जाता है, वैसे वृक्षों के रोपण के विकास को इसमें प्रोत्साहित करने की बात की गई। उसके बाद क्या किया गया कि प्रमाणन व्यवस्था भी चाहिए है, सर्टिफिकेशन हो, ताकि वन उत्पादों के मूल्य को जो है वो, इसका जो मूल्य जो है वो बढ़ सके, ठीक है, और जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनको अपने उत्पाद का जो है वो सही मूल्य मिल सके। उसके बाद वही जो 2016 में वुड इज गुड जागरूकता अभियान की सिफारिश की गई, इको टूरिज्म बढ़ाने पर, लेकिन इसमें साथ में एक ये कि हम इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे, और अगर कहीं हमें फील होगा कि इस इको टूरिज्म का वन क्षेत्र पर जो है वो नकारात्मक असर हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो वैसी स्थिति में इस इको टूरिज्म को उस क्षेत्र में बंद कर दिया जाए। तो ये इस तरह के इसके लक्ष्य रखे गए, ठीक है। ये सारी वन नीति की हो गई, लेकिन इसकी कुछ समस्याएं भी हैं, ठीक है। समस्याएं क्या है कि पहले तो जो PPP मॉडल के द्वारा डिग्रेडेड एरिया पे फॉरेस्ट्रेशन करना है, उसमें ये एक लोगों को एप्रीहेंशन है, ये है कि जो होंगे वो अपने वाणिज्यिक हितों के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक है संभावना है कि ये लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं अपने वाणिज्यिक हितों के लिए, ठीक। उसके अलावा ये वन अधिकार अधिनियम को कमजोर करता है। नीति में उल्लिखित वनीकरण और कृषि वानिकी के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल उन क्षेत्रों को खोलेंगे जिन पर आदिवासी और वनवासियों को FRA के तहत कानूनी अधिकार है। मतलब जो ये एरियाज बोल रहे हैं जहां पे ये PPP के थ्रू प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोलेंगे, वो उसमें क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर आदिवासियों और वनवासियों का फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनका अधिकार है। तो अगर वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स पहुंचेंगे तो नो डाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर होगा, तो ये उसको करेगा। उसके अलावा ये जो है, जो ये
नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 थी, वो निजी क्षेत्र को राज्य के स्वामित्व वाले प्राकृतिक जंगलों में पेड़ उगने, कटाई करने या बेचने से प्रतिबंधित करता है, ठीक है। लेकिन ये जो पीपीपी के तहत है, इसके तहत ये इस गतिविधियों की अनुमति देता है, तो ये भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक। ये इस नीति में जो समस्याएं हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। उसके बाद क्या है, इस नीति में अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची और पंचायत राज विस्तार अधिनियम को कमजोर करती है, जो जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए है। पंचायती राज को वन क्षेत्रों में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अगर ये प्राइवेट पीपीपी मॉडल आ जाएगा और प्राइवेट पार्टनरशिप होगी तो वहां पे ये इनके हितों की रक्षा जो है वो नहीं कर पाएगा, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसके अलावा जो वाणिज्यिक बोले हैं, पेड़ जो बोले हैं, जिसमें पॉपुलर एक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां लगाई जाने की बात है, तो ये जो है वो अति पानी मांगते हैं, मतलब इनको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो ये जो वाटर लेवल है वो नीचे जा सकता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक। इसके अलावा अभी तक जो है नई मसौदा नीति में वन शब्द है, वन किसको कहा जाएगा, इसकी कोई लीगल डेफिनेशन अभी तक नहीं आई है, ठीक है। अभी तक आपको वन की कोई भी लीगल डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, तो ये इस 2018 की नीति में भी नहीं लाई गई है। उम्मीद थी कि शायद 2018 की नीति में ये आ जाए, बट अभी तक वन शब्द की जो कानूनी परिभाषा है वो यहाँ तक अभी नहीं आ पाई है, ठीक है। तो ये सब इसकी समस्याएं हैं। बाकी इन समस्याओं को निपटने के लिए क्या किया जा सकता है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आगे का रास्ता क्या होगा, एक तो पहले वनों की एक उचित परिभाषा हो, आधिकारिक परिभाषा, ऑफिशियल एक डेफिनेशन हो कि किसको वन कहा जाए, पहले तो ये हो। उसके बाद से जैव विविधता से समृद्ध प्राकृतिक वन के विपरीत व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पौधों और पेड़ों को लगाने के प्रस्ताव को करने से पहले पारिस्थितिकी विदकों और संरक्षणवादियों से परामर्श करने की आवश्यकता है। कि आप अगर बोल रहे हो कि जो प्राकृतिक वनों में जो वैसे पेड़ लगे हुए हैं उनकी जगह पेड़ों को लगाना है, तो पहले जो है वो है और जो कंजर्वेशन में इन्वॉल्व है उन लोगों से पहले सलाह ली जाए। अगर वो सलाह देते हैं तभी ये गतिविधियां जो है अलाउ की जाए। उसके अलावा जनजातीय वन समुदायों के अधिकारों को स्वीकार किया जाए और उनकी रक्षा की जाए, ठीक है। पीपीपी मॉडल का उपयोग जो हो वो वाणिज्यिक हितों के लिए ना हो, ठीक है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो, वो प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए ना हो, इस तरह से इसमें कुछ प्रावधान किए जाएं। उसके अलावा वन प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार किया जाए और नीति को लिंग संवेदनशील, जेंडर सेंसिटिव बनाए जाने की बहुत अधिक आवश्यकता है कि नीति जो हो वो जेंडर सेंसिटिव हो, ठीक है। तो ये इस तरह के सजेशंस हैं जो इस नीति को और बना सकते हैं। तो अभी तक हमारे पास यही 4 नीतियां हैं 1952 से लेकर 2018 तक के बीच में, ठीक। इसी वन नीति के में एक शब्द आता है सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री, वो देख लेते हैं सोशल फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक। तो वन नीति में, राष्ट्रीय वन नीति में सोशल फॉरेस्ट्री को जो परिभाषित किया गया है, जो डेफिनेशन किया है वो है लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा वानिकी, लोगों के लिए और लोगों द्वारा वानिकी, इसको जो है सामाजिक वानिकी की परिभाषा में दिया है। इसका अर्थ जो है अप्रयुक्त, जिसका यूज नहीं हो रहा है, प्रतिभूमि जिस पर खेती नहीं होती है का उपयोग ताकि चारे और ईंधन की लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से बढ़ते पेड़ों का उपयोग करके गहरे जंगलों को शोषण से बचाया जा सके। सामाजिक वानिकी में आपको क्या करना है, जो प्रतिभूमि पड़ी हुई है या जो अनयूज्ड लैंड है, अप्रयुक्त लैंड है, उसमें चारे के लिए और ईंधन की लकड़ी को जरूरत को पूरा करने के लिए तेजी से बढ़ने वाले पेड़ उनका उपयोग किया जाए, ताकि ये सब जरूरतें आपकी ऐसी जगहों से पूरी हो जाएं जिससे जो गहरे, जो डेंस फॉरेस्ट हैं उनको शोषण से बचाया जा सके, उन पर आपकी निर्भरता कम हो जाए। अच्छा, ये सामाजिक वानिकी जो कार्यक्रम है इसको कनाडा और स्वीडन से टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, तकनीकी सहयोग मिलता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक वानिकी में आपको जो तकनीकी सहयोग वो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, तो कनाडा और स्वीडन से मिल रहा है, और जो वित्तीय मदद है वो विश्व बैंक से मिल रही है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हो सकते हैं। इसमें जो तकनीकी सहयोग मिल रहा है कनाडा और स्वीडन से, और मदद जो मिल रही है, वित्तीय मदद जो है वो विश्व बैंक से मिल रही है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को। ये सामाजिक वानिकी कार्यक्रम भी जो है वो फर्दर डिवाइडेड है, इसके कुछ उद्देश्य भी हैं, वो पहले हम हैं, और उसी में किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को तकनीकी सहायता और वित्तीय मदद भी मिलती है, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखते हैं पहले कि इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, वही कि वन क्षेत्रों में विस्तार हो, उद्योगों के लिए कच्चा माल इनसे मिलता रहे, और लघु वन उत्पादों और कुटीर उद्योगों को बढ़ाकर ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिलते। इस उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है
और बहुत रेलिवेंट हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं कि वन क्षेत्रों का विस्तार हो, उद्योगों के लिए कच्चा माल मिले, यहाँ से माल मिले ताकि जो एक्चुअल में फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, वहां की जरूरत कम हो, और उसके बाद ग्रामीणों को यहाँ पे लघु वन उत्पादों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर मिले, उनकी आय में बढ़ावा हो, ताकि उनकी कृषि पर निर्भरता जो है वो कम हो सके। ठीक है, ये है। इसके अलावा जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के 3 घटक हैं, ठीक है, 3 इसके एलिमेंट्स हैं। पहला है कृषि वानिकी, जिसको फार्म फॉरेस्ट्री बोलते हैं, सामुदायिक वानिकी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, और सार्वजनिक वानिकी या एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। फिर से मैं बोल दूं, आप इसके नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखिएगा। कई बार इंग्लिश नेम को ही हिंदी में लिख दिया जाता है। आपको कृषि वानिकी की जगह पूछ ले फार्म फॉरेस्ट्री किसे बोलते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री पूछ ले, तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये पूछा भी जा सकता है कि सामाजिक वानिकी के कितने घटक हैं, तो सामाजिक वानिकी के 3 घटक हैं। ठीक है, वनों का वर्गीकरण कितने में किया है, 4 में किया है। तो ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कृषि वानिकी किसको कहते हैं। कृषि वानिकी जो है, इसमें क्या है, किसान अपनी घरेलू जरूरतों की पूर्ति के लिए अपनी भूमि पर पौधा लगाएगा। किसान जो है, जो उसकी खुद की लैंड है, उस पर अपनी जो घरेलू जरूरतें हैं उसके लिए पौधे लगाएगा। उसके अलावा ये पौधे कहाँ लगाए जा सकते हैं, खेतों पे लगाए जा सकते हैं, खेतों की जो मेड़ होती है उस पर लगाए जा सकते हैं, घरों के चारों ओर लगा सकता है, गौशाला वगैरह है तो वहां की आसपास की भूमि पर ये लगाए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य जो है वो वाणिज्यिक भी हो सकता है, गैर वाणिज्यिक भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। इसके अन्य लाभों में जो है वो मृदा अपरदन में कमी आएगी। अगर आप मेड़ों पे लगाए रखोगे तो जो पानी की वजह से, हवा की वजह से जो मृदा में अपरदन होता है वो रोका जा सकते रखेगा। उसके बाद कृषि फसलों को आंशिक छाया की उपलब्धता आदि भी इससे हो सकती है, तो कृषि को भी ये लाभ पहुंचाएंगे। तो इस तरह से ये कृषि वानिकी जो है परिभाषित है, इस तरह से ये उपयोगी है। दूसरा आता है सामुदायिक वानिकी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में क्या होगा, सामुदायिक भूमि पर समुदाय द्वारा वनारोपण। कृषि वानिकी में किसान अपनी भूमि पर वनारोपण करेगा, सामुदायिक वानिकी में समुदाय के लोग जो होंगे वो सामुदायिक भूमि पर, जिस पर किसी एक का स्वामित्व नहीं है, समुदाय का स्वामित्व है, इसके जो मिलने वाले लाभ भी होंगे वो समस्त समुदाय के लिए होंगे। ये उन लोगों को भी वनीकरण से जोड़ेगा जिनके पास अपनी निजी भूमि है। मान लीजिए कोई किसान है लेकिन उसके पास अपनी खुद की भूमि नहीं है, तो वो वानिकी में नहीं भाग ले सकता है, लेकिन सामुदायिक वानिकी के थ्रू वो इस सामुदायिक भूमि पर वन लगाकर इसमें भाग ले सकता है। ठीक है, इस कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के लिए जो बीज होंगे, उर्वरक होंगे, फर्टिलाइजर्स होंगे, ये उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है, जबकि वृक्षों की रक्षा आदि की जिम्मेदारी जो है वो समुदाय की है। इसमें दोनों सरकार और समुदाय जो है वो साथ साथ मिलकर काम करेंगे ताकि वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। तो ये सामुदायिक वानिकी हो गई। तीसरा है सार्वजनिक वानिकी, उस पर चलते हैं हम लोग। तीसरा देख लेते हैं सार्वजनिक वानिकी, जिसको एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री बोलते हैं। इस योजना, इस एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री में जो वन लगाने का कार्य जो है वो वन विभाग का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। ये लोग कहाँ पेड़ लगाएंगे, सड़कों के चारों तरफ, सड़कों के दोनों ओर, नहरों के दोनों ओर, रेलवे ट्रैकों के किनारे और अन्य सरकारी भूमि है जो वहां पर ये लगाएंगे। ये जो है वो केंद्र पोषित कार्यक्रम है, इसमें केंद्र सरकार पैसा देती है, और इसी में जो तकनीकी सहायता मिल रही है वो कनाडा और स्वीडन से, और वित्तीय मदद जो मिल रही है वो विश्व बैंक से। तो सार्वजनिक वानिकी को, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री को तकनीकी सहायता कनाडा और स्वीडन से, और वित्तीय मदद जो है वो विश्व बैंक से। ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो वानिकी है, सामाजिक वानिकी, उसको, और सामाजिक वानिकी में भी पर्टिकुलरली सार्वजनिक वानिकी को ये सहायता मिल रही है कनाडा, स्वीडन, और वित्तीय सहायता विश्व बैंक से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। इसके अलावा ये आपको कुछ और बता दूं, इन सब चीजों में जो 3 आपके जो हमने प्रकार बताया सामाजिक वानिकी के, उस कृषि वानिकी रहा है। ठीक है, किसान जो है अपनी भूमि पर जो लगा रहे हैं वो सबसे ज्यादा सफल रहा है। ठीक है, इसमें जो है, जो ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया है उसके रीजन वो जागरूकता का एक तो अभाव है, असावधानी पूर्वक पौधों का चुनाव आदि ऐसी कारक रहे हैं जो इस कार्यक्रम की सफलता में बाधक हैं। इसमें तेजी से बढ़ने वाले आक्रामक यूकेलिप्टस पौधे लगाए गए, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ियों की उपलब्धता तो बढ़ाई, किंतु अन्य प्रकार के यूकेलिप्टस जो होता है ये एकदम सीधा होता है और इसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं। कई बार बोलते हैं 200-200 मीटर तक इसकी जड़ें गहरी चली जाती हैं। तो ये ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा खींचता है। चारों तरफ इसके जो पेड़ पौधे होते हैं वो इसके आसपास किसी भी तरह के पेड़ पौधों का फिर विस्तार नहीं हो पाता है। तो ये कृषि में जो है वो सहायता नहीं करता है। ठीक है, जबकि ये आसपास के क्षेत्र को बंजर कर देता है यूकेलिप्टस का पौधा। तो इस वजह से इस तरह के पौधे जो सामाजिक वानिकी में उपयोग किए गए उसकी वजह से भी इन्होंने इसके लक्ष्य प्राप्त करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। तो ये हमारी जो है वो हो गई आपकी सामुदायिक वानिकी। ठीक है, सामाजिक वानिकी।
इसके बाद जैसे टॉपिक्स हमने डिस्कस किया था, नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वनों से संबंधित संगठन। कौन कौन से संगठन हैं जो वनों से संबंधित हैं? पहला संगठन है पर्यावरण और वन मंत्रालय। इनमें हमने लिखा हुआ है, इसका गठन जो है वो 17 सितंबर 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा। ये हो सकता है आपसे पूछा लिया जाए, बट इंपॉर्टेंट ये है दूसरा, भारतीय वनस्पतिक संस्थान, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक। इसकी जो इसका जो गठन हुआ वो 1890 में, पुनः इसका गठन जो है 1954 में, मुख्यालय इसका कोलकाता में है। यह पादप संसाधनों पर वर्गीकी और वानस्पतिक अध्ययन करने वाला देश का शीर्ष संगठन है, ठीक है। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इसमें इसका गठन कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है, इस तरह से इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे जो है इसकी जो प्रयोगशाला की स्थापना दिसंबर 1957 में लखनऊ में भी की गई थी। इसके 4 क्षेत्र हैं। पूर्वी क्षेत्र, इसकी स्थापना 1956 में, मुख्यालय शिलोंग में। पश्चिमी क्षेत्र, स्थापना 1955 में, मुख्यालय पुणे में। उत्तरी क्षेत्र, स्थापना 1956 में, मुख्यालय देहरादून में। और दक्षिणी क्षेत्र, स्थापना 1955 में, मुख्यालय कोयम्बटूर में, ठीक है। तो इसके 4 क्षेत्र हो गए। आपको ये चारों क्षेत्र के नाम और इनके मुख्यालय दिए जा सकते हैं, इनकी स्थापना का वर्ष दिया जा सकता है। इस तरह से ये वानस्पतिक सर्वेक्षण से आपको क्वेश्चन आ सकता है। वो वानस्पतिक सर्वेक्षण हो गया, ठीक है। सॉरी, वो वानस्पतिक सर्वेक्षण है, मैंने आपको फॉरेस्ट उसका बोल दिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया उसका नाम नहीं है, वो है वानस्पतिक सर्वेक्षण। तीसरा हमारा आया है भारतीय वन सर्वेक्षण, ये है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसको इंग्लिश में FRI भी बोलते हैं, फॉरेस्ट ये, ठीक है। ये जो इसका गठन है 1 जुलाई 1981 में, इसका मुख्यालय देहरादून में, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है, ठीक है। ये जो वन सर्वेक्षण है, इसके भी 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। पूर्वी क्षेत्र कार्यालय कोलकाता में, मध्य क्षेत्र नागपुर में, उत्तरी क्षेत्र शिमला में और दक्षिणी क्षेत्र बेंगलुरु में, ठीक है। तो ये इनके भी 4 हैं, उसके भी 4 हैं, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है और यहाँ से आपको मैच करने के लिए कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसके चारों क्षेत्रीय कार्यालय ठीक से पढ़ लीजिएगा, उनके मुख्यालय कहाँ है ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद से ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण हो गया। हमारा क्या हो गया, वानस्पतिक सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण। अब आया प्राणी सर्वेक्षण। इसकी गठन जो है 1 जुलाई 1916 को, इसका मुख्यालय भी कोलकाता में। ये पशु विविधता के संबंधित कार्य करता है और इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र, चूंकि इसके केंद्र बहुत अधिक हैं तो हम इसके केंद्र नहीं लिखे हैं। इनके जो 4-4 केंद्र हैं, इस तरह से ये 4-4 केंद्र आप पढ़ लीजिएगा कहाँ पे हैं, इनके मुख्यालय क्या है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 5वें पे चलते हैं, वन प्रबंधन संस्थान, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1982 में भोपाल मध्य प्रदेश में की है। ये एशिया का पहला संसाधन है जो अनुसंधान एवं केस स्टडी के आधार पर पढ़ा, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना पूछी जा सकती है और ये कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना 1987 में। अनुसंधान परिषद के आगे इसके 2 केंद्र हैं, ठीक है। 2 केंद्र इसके हैं, सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्वासन केंद्र, इसका जो ये है प्रयागराज में, और दूसरा है वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केंद्र, ये छिंदवाड़ा में। इनके नाम पूछे जा सकते हैं, कहाँ पे हैं उससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा हमारे पास वनों से संबंधित संस्थान है। एक ये है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। इसका गठन 1976 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। तो ये हमारे जो वनों से संबंधित संसाधन है इसके हो गए। उसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं और उनके मुख्यालय भी हमने इसमें लिखे हुए हैं, तो देख लेते हैं। पहला है सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान प्रयागराज, वनस्पति उद्यान बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, उच्च कटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर, ठीक। तो ये जो है वन संस्थान है, प्रमुख वन संस्थान है और उनके मुख्यालय है। उसके अलावा केंद्रीय शुष्क प्रदेश वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर, वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान जोरहट, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून, काष्ठ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर, शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शिमला, राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो ये हमारे प्रमुख वन संस्थान और उनके मुख्यालय हो गए। ये आप नाम याद कर लीजिएगा, इनके मुख्यालय याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपसे ये स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किसी एक का नाम पूछ लिया जाए और उसका मुख्यालय पूछ लिया जाए, या 4 के नाम दे दिया जाए और चारों का आपको मिलाना वाला पूछ लिया जाए, या पूछ लिया जाए कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है।
इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये सारा कुछ हो गया हमारे संस्थानों के बाद। उसके बाद जैसे हमने डिस्कस किया था वन महोत्सव, देख लेते हैं वन महोत्सव क्या है। इसकी शुरुआत जो है वो वर्ष 1950 में जो उस टाइम के कृषि मंत्री थे डॉक्टर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, इनके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। ये प्रति वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है, वन महोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 सप्ताह तक चलता रहता है। बस 1 जुलाई को स्टार्ट होता है और 1 सप्ताह तक चलता रहता है। ये इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि कब से, 1950 से, किसके द्वारा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी द्वारा, और कब 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय महोत्सव है, पूरे देश में मनाया जाता है और इस समय के दौरान पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण होता है। ठीक है, जो टारगेट रखते हैं कि 1 लाख से ज्यादा हमें पेड़ इसमें लगाने हैं। तो ये हमारा हो गया वन महोत्सव हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था वन आयोग, फॉरेस्ट कमीशन, वो भी देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट कमीशन जो है भारतीय वन्य जीवन बोर्ड है, उसकी बैठक के दौरान 21 जनवरी 2022 को भारत के राष्ट्रीय वन आयोग की सिफारिश की गई। कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रीय वन आयोग होना चाहिए। ये भारतीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में सिफारिश की गई और इसकी औपचारिक रूप से स्थापना किया गया। तो वन आयोग की जो स्थापना हुई वो 7 फरवरी 2023 को और इसकी जो सिफारिश हुई थी वो 21 जनवरी 2022 को, सॉरी 2022 बोल रहा हूँ, 2002 को, और स्थापना 2003 को। ठीक, इस आयोग की जो शुरुआत हुई थी वो 7 वानिकी आयुक्तों से, 7 जो फॉरेस्ट कमिश्नर्स थे उनके थ्रू हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत के पूर्व न्यायाधीश नाथ कृपाल। ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय वन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भूपेंद्र नाथ कृपाल जी जो हैं ये इसके अध्यक्ष थे। 7 वानिकी आयुक्तों से इसकी जो है स्थापना हुई थी। इसका जो उद्देश्य है वो है भारत के जंगलों से संबंधित संस्थानों के पुनर्गठन, सुधार और मजबूती। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा वनों, वाणिज्यिक और औद्योगिक उद्देश्य के लिए लकड़ी और औषधीय पौधों के आधार पर सिफारिशों का उद्देश्य वन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना था। तो ये सारे जो लक्ष्य थे वो वन आयोग के लक्ष्य थे। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट वही है कि इसका गठन कब हुआ, 7 फरवरी 2003 को। पहले जो अध्यक्ष थे भूपेंद्र नाथ कृपाल 7 वानिकी आयुक्तों से मिलकर बना हुआ था और इसका उद्देश्य, ये इस वन आयोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए। तो ये सब आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने टॉपिक में लिखा था हरियाली रिपोर्ट, इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। हरियाली रिपोर्ट जो है वो 27 जनवरी 2003 से प्रारंभ की गई। इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीणों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हरियाली रिपोर्ट के तहत वृक्षारोपण के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को वन रक्षक के रूप में नियुक्त कर पंचायत के माध्यम से 100 रुपए प्रति माह का पारितोषिक प्रदान किया जाता है। जितने पेड़ लगाओगे पर पेड़ के लिए 100 रुपए प्रति माह पंचायत के द्वारा मिलता है और ऐसे व्यक्तियों को वन रक्षक बोलते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि वन रक्षक जो है वो किस नीति के तहत है, तो हरियाली के तहत है और इसके तहत प्रति पेड़ 100 रुपए प्रति माह मिलता है उसको पारितोषिक। इसका जो उद्देश्य है वो है जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन, वर्षा जल का संचयन, पेयजल समस्या का निवारण, सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था, ये इसके उद्देश्य है हरियाली योजना के। ठीक है, तो ये हमारी हरियाली योजना हो गई। यहाँ पे वही जो इंसेंटिव है ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा वन स्थिति रिपोर्ट, फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ISFR, ये हम लोगों ने बोला हुआ था, इसको भी देख लेते हैं। ये रिपोर्ट जो है वो हर 2 साल में आती है। ठीक है, इसका जो प्रकाशन करता है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI के द्वारा किया जाता है। ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, या ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ये उसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। इसकी 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो जो 2021 जनवरी 2022 को जारी की गई। इसके अनुसार क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहले तो भारत का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है वो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पूछा जा सकता है कि अभी भारत में वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कुल कितना है, तो ये कितना है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। ये कुल क्षेत्रफल का, जो देश के कुल क्षेत्रफल का है, ये 21.71% है। इसको लेके कितना जाना है, 33% लेके जाना है। तो अभी भी समहाउ आपके 11 to 12% की इसमें कमी है। ठीक, ये वन और वृक्षारक्षण में इसमें वृक्षावरण वाला जो क्षेत्र है वो है 95,748 वर्ग किलोमीटर, ये वृक्षावरण का हो गया। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, इनको आप देखते रहिएगा।
नेक्स्ट है इसमें वनावरण और वृक्षावरण, कितना है 24.62% पे है, जिसमें वनावरण जो है वो 21.71% पर और वृक्षावरण जो है वो 2.91% भाग पर है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य जो है उनके बारे में हमने लिखा है। इसमें 3 कैटेगरी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? पर्यावरण में वृद्धि की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कहाँ है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल में, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र में। ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रतिशतता वाले भूमि की परसेंटेज पे तो मिजोरम की 84.53% भूमि पे वन है, फिर अरुणाचल है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड है। और वनावरण में वृद्धि कहाँ पे सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, फिर तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड। तो ये 5 नाम हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ है। वनों से पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण कहाँ है, ठीक है। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण कहाँ है, वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पे हुए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो हैं वो आप सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे राज्यों के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा कुछ और डिटेल्स अभी हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है, अभी इन्होंने रिपोर्ट में कंपैरिजन किया है 2019 की तुलना में 2021 से कंपैरिजन किया है कि 2019 में स्थिति क्या थी, 2021 में स्थिति क्या है। तो 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 0.22% की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर, 0.76% की वृद्धि हुई है। और कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में 2261 वर्ग किलोमीटर या 0.28% वृद्धि हुई है। तो ये अच्छे संकेत हैं कि इसमें वृद्धि हो रही है, ठीक। इसके अलावा 2021 के अनुसार 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने भौगोलिक क्षेत्र के 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वनाच्छादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जिनके भौगोलिक क्षेत्र के 33% से अधिक पर वन है। उसके अलावा 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इनके भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक क्षेत्रफल जो है वो वन आच्छादित हो गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन, मतलब कितने राज्यों में वनावरण जो है, वन क्षेत्र जो है वो 33% से अधिक हो गया है, और कितने राज्य ऐसे हैं जहां पे 75% से अधिक क्षेत्रफल पर वन है। तो ये सारे डेटा जो हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा अभी और भी थोड़ा सा डेटा है के बारे में देख लेते हैं। कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल में 4,992 वर्ग किलोमीटर में की वृद्धि हुई है, जो 0.15% है, ये भी वृद्धि हुई है। देश में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। यहाँ देश के कुल मैंग्रोव क्षेत्र का 42%, लगभग आधा जो मैंग्रोव वन है वो पश्चिम बंगाल में है। उसके अलावा 2019 की तुलना में 2021 में मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। तो लगभग सभी क्षेत्रों में जो है वो वृद्धि हुई है, जो देश के लिए अच्छा संकेत है, ठीक है। बाकी लेकिन अभी जो 33% का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में अभी समय है। लेकिन सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आम जनता जिस तरह से जागरूक हो रही है धीरे धीरे, जिस तरह से लोग पेड़ लगा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये देश जो है 33% के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो जो हमारा पहला टॉपिक था राष्ट्रीय वन नीति, वो हमने डिस्कस कर लिया है। उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। टॉपिक हमारा पहला वाला यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी कंटेंट डिस्कस किया है, जो कुछ भी डिस्कस किया है, आपको फ्री पीडीएफ के फॉर्म में भी अवेलेबल करवा रहे हैं हम लोग। वो उसके लिए आपको ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, यूजर नेम टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन है, उसमें भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको ये जो भी हमने कंटेंट डिस्कस किया है वो फ्री पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हमने बताया था कि हम इसमें क्विज भी कराएंगे, आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे। उसके अलावा और भी जो चीज टेलीग्राम के थ्रू ही मिलेगा आपको, ये टेलीग्राम चैनल जो है वहां से ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो आप ईमेल के थ्रू में भेज सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू भी भेज सकते हैं, ठीक है। वो सारा कुछ आपका हम कोशिश करेंगे एड्रेस कर लें। इसके अलावा करंट अफेयर्स को लेके भी जो लोग और अदर कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के भी हम लोग डेली के बेसिस पे वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनका पीडीएफ भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सारा कुछ अवेलेबल है, वो भी आप वहां से
ले सकते हैं। तो आपको जो भी वीडियो में हमने कंटेंट डिस्कस किया वो आपको कैसा लगा, वो आप हमें लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियोस जो हो वन दरोगा को लेके हो या करंट अफेयर्स को लेके हो, उनका अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। चैप्टर है उसके साथ हम आपको जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।